बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं अमित कुमार करता हूं आपका स्वागत। एक बार सभी बच्चे क्लियर कर देंगे, साउंड और पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल बेहतर है या क्लियर है या नहीं। एक बार यस कर दीजिए सभी लोग कि हाँ, जिससे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आपको साउंड और पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल बेहतर। एक बार सभी लोग यस कर देंगे बेटा। जी, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज हम ज्योग्राफी पर चर्चा करेंगे और ये चर्चा आपकी डेली रात्रि 8 बजे होती है अरिहंत के प्लेटफॉर्म पर। ज्योग्राफी को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा प्रीलिम्स पॉसिबल की ज्योग्राफी की बुक की। प्रीलिम्स पॉसिबल वास्तव में प्रीलिम्स पॉसिबल है क्योंकि इस बुक ने क्लियर कर दिया है कि ज्योग्राफी का अगर स्कोर अच्छा करना है तो वास्तव में प्रीलिम्स आप निकाल सकते हैं। इस बुक की अगर मैं बात करूं तो इस बुक की सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगी कि 1990 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्नों को इसमें लिया गया है, चाहे वो एग्जाम आपके आईएएस में आए हुए हो या पीसीएस में आए हुए, किसी भी स्टेट में आपके एग्जाम आए हुए। प्रश्नों को लेते समय विशेष ध्यान यह दिया गया है कि प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं की गई है। पुनरावृत्ति जिससे कि आपका समय की बचत की जा सके, प्रश्नों की बार बार पुनरावृत्ति नहीं की गई। उसके लिए बुक में एक अलग से जो इंपॉर्टेंट टिपिकल प्रश्न बनते हैं उनके लिए अलग से आपको नॉलेज प्लस मिल जाएगा, जो आपको सभी कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो चाहिए वो सभी पॉइंट आपको वहां पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डिवीजन किया गया है जिससे कि आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। टॉपिकल माइंड मैप 100% एरर फ्री। ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम बुक को अगर पढ़ें तो वो एरर फ्री होनी चाहिए, जिससे कि अगर हमको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात आती है कि व्याख्या इसमें बड़ी बेहतर तरीके से दी गई है, जिससे कि आप अपने प्रश्न के आंसर का एनालिसिस कर सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि उस पॉइंट से रिलेटेड में और क्या क्या चीजें चाहिए। बात आती है कि प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस की बात करेंगे तो इसमें आपको 4500 प्लस प्रश्न जो है प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। अब बात अगर प्रीलिम्स की हो रही है तो बात सिर्फ ज्योग्राफी से काम नहीं चलेगा। बात करी जाए तो और क्या क्या है, तो ये सभी पैकेज आपको मिलेंगे। आप भारतीय इतिहास, भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान की सभी बुकों को आप अपने नजदीक के बुक स्टोर से ले सकते हैं। जो भी कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे मैं बात अगर ज्योग्राफी की करता हूं तो ज्योग्राफी की यही बुक आपको पढ़ाई जा रही है इस जगह, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पर डिस्कशन आपके साथ किया जा रहा है ताकि आप बेहतर तरीके से चीजों को और अच्छी तरीके से समझ सके। तो अपने नजदीक के बुक स्टोर से जाकर इस बुक को अपने पास जरूर रखें ताकि प्रीलिम्स आपका पॉसिबल हो सके, क्लियर हो सके। तो चलिए करते हैं श्रृंखला की शुरुआत। एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। जहां हमारी क्लास चल रही थी उसके आगे क्लास को करते हैं शुरुआत। आज हम चर्चा करेंगे एशिया पर और कुछ पॉइंटों पर हमने चर्चा कर ली थी, उसके बाद प्रश्नों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि और क्या क्या प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। आज चर्चा होगी एशिया में, तो एशिया में चर्चा होगी आज हमारी फसलों को लेकर कि फसलों को लेकर क्या क्या चीजें बन सकती हैं। अगर एशिया की फसलों की बात की जाए तो मुख्य फसलों में अगर हम देखेंगे तो खाद्यान्न फसलें अगर देखी जाए कि खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी, तो खाद्यान्न फसलों में धान होगा आपका, गेहूं, मक्का, ज्वार और रागी जो है ये इसके अंतर्गत आए, जो एशिया की मुख्य फसलों के अंतर्गत आती है। नकदी फसल को अगर देखेंगे तो चाय, गन्ना, जूट, कपास, रबर और तंबाकू इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम ये देखना चाहें कि किस देश में इनकी क्या पोजीशन है, कहां पर इनका क्या रैंक आती है, उसको अगर आप देखना चाहेंगे तो आप पिछली क्लास में जाएंगे जहां पर कृषि टॉपिक पढ़ाया गया है। वहां पर यह बताया गया है कि चाय में कौन से नंबर पर कौन सा देश है, गन्ने में प्रथम कौन है, द्वितीय कौन है, तो मतलब देशों की पोजीशन के आधार पर, फसलों के आधार पर किसका स्थान कहां पर है उसकी चर्चा की गई है। इसलिए सभी वीडियो को सीक्वेंस वाइज अगर आप देखेंगे तो बेहतर तरीके से आपके कॉन्सेप्ट सभी क्लियर होते चले जाएंगे। अगर अन्य तत्व की बात करते हैं तो विश्व का 90% चावल का उत्पादन कहां होता है, आपका एशिया के अंदर होता है। जबकि सर्वाधिक जूट का उत्पादन भारत में होता है। और चाय के शीर्ष उत्पादक की बात करेंगे तो ये तीन देश आपके आते हैं, चीन, श्रीलंका और आपका भारत। जबकि खनिज संसाधन की बात करेंगे तो सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो आपका चीन में होता है। लौह अयस्क की बात की जाए, अवरक, उत्खनन की बात करी जाए जो भारत में सर्वाधिक स्तर पर किया जाता है। बॉक्साइड इसी के अंतर्गत है। ऊर्जा संसाधन इसमें कौन कौन से हैं, तो ऊर्जा संसाधन में सबसे प्राचीन काल से अगर देखा जाए तो कोयला का प्रथम स्थान आता है।
कोयला का जब प्रथम स्थान आएगा तो कोयला एशिया का 60% भंडार की बात करेंगे तो एशिया का 60% भंडार जो पाया जाता है एशिया में, वो कहां पाया जाता है? आपके रूस में पाया जाता है। खनिज तेल अगर देखें तो विश्व का 60% पेट्रोलियम भी आपका एशिया में आता है। और प्राकृतिक गैस इसके अंतर्गत आएगी। जल विद्युत सर्वाधिक कहां होता है? आपका जापान के अंतर्गत आता है। अगर और कुछ बातों को समझा जाए तो और बातों को अगर हम देखेंगे तो अब आते हैं कुछ परिवहन संसाधन, जनसंख्या और मरुस्थल को लेकर। परिवहन संसाधन देखें तो सर्वाधिक जलयान निर्यात जो किया, निर्माता जो है वो आपका कौन है? जापान आएगा। जबकि ग्वादर बंदरगाह में कौन है? पाकिस्तान। चाबाहार बंदरगाह में आपका ईरान है। और हम्बनटोट बंदरगाह में आप देखेंगे तो आपका श्रीलंका का नाम आता है, परिवहन की अगर बात की जाए। जबकि जनसंख्या में देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या कहां पाई जाती है? आपकी एशिया में आती है। निर्जातीय विविधताएं यहां अधिक पाई जाती है। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिनी भाषा है, जो आपकी चीनी भाषा के नाम से भी जानी जाती है। सिंहली श्रीलंका का प्राचीन नाम भी है और इसकी चर्चा चंद्रगुप्त मौर्य को जब आप इतिहास में पढ़ेंगे तो सिंहल नामक स्तंभ की चर्चा होती है जो आपके कुतुब मीनार के नजदीक खड़ा हुआ है। वहां भी इस शब्द का जिक्र किया है, सिंहली का। एशिया की 52% जनसंख्या कैसी है? नगरीय जनसंख्या है, जिसकी चर्चा इससे पिछली क्लास में हमने पर्याप्त मात्रा में की है। जबकि मरुस्थल देश की बात करें कि कौन कौन से देश है जहां पर मरुस्थल पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, या उन देशों को मरुस्थल देश के नाम से भी हम संबोधित कर सकते हैं। उनकी अगर हम बात करेंगे तो आपका मंगोलिया आएगा, अफगानिस्तान आएगा, कजाकिस्तान आएगा, लाओस आएगा, किर्गिस्तान आएगा और आपका तजाकिस्तान इसके अंतर्गत आते हैं। एशिया में अन्य देशों की अगर हम बात करें कि उनसे रिलेटेड और क्या प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं, तो उनको अगर देखेंगे तो अन्य देश में आएगा स्वर्ण पैगोडा का देश। किसे बोला जाता है? म्यांमार को बोला जाता है। नहरों का देश आपका पाकिस्तान है। पूर्व का मोती आपका श्रीलंका है। और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोला जाएगा तो वो किसको बोला जाएगा? आपके पड़ोसी देश भूटान को बोला जाएगा। आइए बात को समझते हैं। जो बातें अभी तक हमने क्लियर करी उसके आधार पर अब क्या करना है। जितने भी महाद्वीप हैं, बात की जा रही है अभी एशिया को लेकर, तो निम्नलिखित में से महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम अवरोही क्रम में प्रस्तुत करना है। यूपी आरओ में ये प्रश्न आपसे 2014 और यूपी पीसीएस प्री 2017 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो बताना है किस क्रम में रखना है? अवरोही क्रम में इसको रखना है। तो अवरोही क्रम में देखना है कि सबसे पहले एशिया आएगा, अफ्रीका आएगा, उत्तरी अमेरिका आएगा, या आपका यूरोप आएगा। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? एक बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जल्दी से देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। देखिए, बात हमसे की जा रही है क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एशिया की। एशिया का क्षेत्रफल पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका एशिया आता है। और जिसकी बात करें तो उसका एरिया लगभग 29.2% के आसपास आता है। दूसरे नंबर पर आपका अफ्रीका आता है। तो एशिया विश्व में देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? आपका अफ्रीका आता है, सॉरी एशिया आता है। जबकि अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका का लगभग 20.2% के आसपास एरिया जो है, भूभाग इसके अंतर्गत आपको मिलेगा। जबकि उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए कि उत्तरी अमेरिका में कितना क्षेत्रफल आता है, उत्तरी अमेरिका का अगर हम बात करें तो इसका जो एरिया बनता है पूरे विश्व का वो लगभग 16% के आसपास है। और ऑप्शन में अगर देखा जाए तो इसके बाद आपका यूरोप आ जाएगा। और यूरोप का अगर देखें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 6.7% के आसपास बैठता है। अब वो कह रहा है कि इनको आप किस क्रम में लगाइए? इनको अवरोही क्रम में लगाएंगे। तो एशिया देखिए पहले नंबर पर आएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। किसका सही आंसर क्या हुआ? तो आंसर हुआ आपका सर ए आंसर होगा कि महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही क्रम को अगर अवरोही क्रम में लगाया जाए तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप आता है। एशिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल आपका इतने वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी के भूभाग का कितना है? लगभग 29.5% के आसपास बैठता है।
जबकि अफ्रीका महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल इतने वर्ग किलोमीटर है जो भूभाग का 20.2% के आसपास आता है। जबकि उत्तरी अमेरिका का कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो यह है और भूभाग इसका कितना है, लगभग 16% के आसपास है। और यूरोपीय महाद्वीप की बात करें तो ये आता है और परसेंटेज इसका कितना है, 6.7% के अंतर्गत आता है। IAS प्री 2019 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, अभिव्यक्ति दक्षिण एशिया में सामान्यता क्या शामिल है? अभिव्यक्ति दक्षिण एशिया में सामान्यता क्या शामिल है? दक्षिण एशिया में क्या क्या चीजें आती हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। नेपाल, भूटान, भारत, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका। बांग्लादेश, भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव। बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देगा कि सर इसके अंतर्गत ये चीजें आती हैं। जब बात आपसे की जा रही है दक्षिण एशिया की, तो दक्षिण एशिया का मतलब होता है सार्क देश। जो सार्क देश है, उन सार्क देशों को हम दक्षिण एशिया की कैटेगरी में रखते हैं। सार्क देशों में अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि जो भारत है, भारत के जो पड़ोसी देश है, भारत के जो पड़ोसी देश है, उन देशों को इसके अंतर्गत रखा जाएगा। अब भारत के पड़ोसी देशों की अगर हम बात करेंगे तो भारत के पड़ोसी देशों को अगर हम देखें तो हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश इसमें आते हैं, जो आपके सार्क देशों के कैटेगरी में भी आते हैं, और हम ये कह सकते हैं वो आपके दक्षिण एशिया का भी हिस्सा है। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका पहले आपका यहां नेपाल आ रहा है, ये आपका चाइना है, यहां पर बेटा बांग्लादेश है, ये आपका क्या है, म्यांमार आता है, ये आपका पाकिस्तान है, और यहां से आपका अफगानिस्तान भी टच होता है। तो ये भारत के पड़ोसी 7 देशों को इसके अंतर्गत रखा गया। पड़ोसी में अगर हम देखें तो श्रीलंका को भारत का पड़ोसी नहीं माना जाएगा। पड़ोसी क्यों नहीं माना जाएगा, चर्चा जब हम भारत को पढ़ेंगे तब डिस्कशन करेंगे कि भारत के नक्शे में जरूर आता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हम बोलेंगे, लेकिन कागजी तौर पर हम नहीं कह सकते कि भारत का पड़ोसी देश होगा। पड़ोसी देश भारत के यही मात्र माने जाएंगे। यहां पर एक छोटा सा देश आएगा मालदीव, मान सकते हैं मालदीव, लेकिन ये भी भारत के पड़ोस के दायरे में नहीं आता है। रीजन क्या है मैं बुरा आपको बता दूं, जब हम चर्चा इंडिया पढ़ेंगे तब वहां पर करना मैं ज्यादा उचित समझूंगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो 7 देश तो आपके ये हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 और आपका 1 4, ठीक। भूटान, ये भूटान आ गया आपका, श्रीलंका और आपका मालदीव, और इसमें आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये सभी के सभी देश जो हैं वो सभी के सभी देश क्या होंगे, सामान्यतः दक्षिण एशिया के अंतर्गत आएंगे। और दक्षिण एशिया में कौन से देश आते हैं, जो भी सार्क देश होते हैं। सार्क देश कौन से हैं, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक संगठन के आधार पर अपने आसपास के माहौल को जो बनाए रखते हैं, उन देशों को, भारत के पड़ोसी देशों को एक संगठन का नाम दिया गया जिसको सार्क देश का नाम दिया जाता है। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल आंसर आपका ए है कि दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण एशिया देशों में सार्क इन सभी देशों को शामिल किया जाता है। दक्षिण एशिया का सहयोग संगठन सार्क है, जो दक्षिण एशियाई देशों का देखिए आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन है। दक्षिण एशिया के देशों में भारत सबसे ज्यादा बड़ा या सबसे अधिक विकसित है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाता है। तो प्रॉपर आंसर जो होगा वो आंसर क्या रहेगा आपका, ए आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और ये प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस प्री 2014 में आपसे पूछा गया है कि दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है। दक्षिण एशियाई देशों में बात की जा रही है, और दक्षिण एशियाई देशों की जब हमने बात करी तो अभी हमने आपके साथ चर्चा करी कि दक्षिण एशिया में कौन से देश आते हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उसके साथ साथ श्रीलंका और मालदीव को भी इसमें शामिल किया जाता है। अब उन सभी देशों को अगर देखा जाए तो हम यह देखना है कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, सार्क देश हैं, दक्षिण एशियाई देश है, उनमें कौन सा देश है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। ऑप्शन है आपके सामने, मालदीव, भूटान, श्रीलंका और आपका बांग्लादेश। तो यहां पर देखें
तो सबसे छोटा जो एरिया है वो मालदीव का है, कि मालदीव की अगर देखें तो आप ये कह सकते हैं कि सर 150 किलोमीटर चौड़ा देश है ये, और 750 किलोमीटर ये किया, 750 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये छोटा सा इतना सा देश है जिसकी चौड़ाई मैं कह सकता हूं 150 किलोमीटर है, और इसकी लंबाई जो होगी वो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास आती है। तो सबसे छोटा देश कौन सा है आपका? मालदीव है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका एक, कि मालदीव दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश है। मालदीव हिंद महासागर और अरब सागर के बीच में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 3,300 वर्ग किलोमीटर है। भूटान का क्षेत्रफल ये है, और जबकि श्रीलंका का बाकी का क्षेत्रफल आपको इसका। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे छोटा, सबसे ज्यादा एरिया किसका आता है? इस बात को भी जरा समझेंगे कि भारत के जो पड़ोसी हैं, क्षेत्रफल की बात हो रही है तो बात हम यहाँ पर एक और करना उचित समझेंगे कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों के आधार पर अगर हम देखें तो किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा आता है, कि भाई इसका क्षेत्रफल भारत के भूभाग से सबसे ज्यादा टच होता है। तो उसमें अगर हम देशों की बात करेंगे तो अभी अभी हमने बात करी थी कौन कौन से देश बेटा? एक देश आपका ये आएगा बांग्लादेश। कौन सा है ये? बांग्लादेश। दूसरा आपका आएगा यहां पर जिसको हम बोलते हैं म्यांमार। यहां पर आपका आएगा भूटान। ये है आपका नेपाल। ये है आपका चीन। ये है आपका पाकिस्तान, और ये है आपका अफगानिस्तान। प्रश्न यह पूछा जाता है कि किसकी सीमा भारत से सबसे ज्यादा लगी हुई है? तो जरा कमेंट्स में जवाब दीजिए कि भारत के पड़ोसी देशों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीमा भारत के भूभाग से किस देश की लगी हुई है? एक बार कमेंट्स करके जवाब दें सभी लोग जो इस समय लाइव हैं कि हाँ भाई भारत की सीमा इस देश के साथ सबसे ज्यादा लगी हुई है। एक बार बताइए, और फिर एक तरीका भी बताता हूं जिन दिमाग कभी नहीं भूलेंगे, फिर उसका आंसर क्या होगा। जी बेटा, देखिए भारत के पड़ोसी देशों के ट्रिक को याद करने का ट्रिक बताता हूं एक। देखिए बहुत बेहतरीन ट्रिक है आपके लिए। ट्रिक की अगर हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है, मेरा बचपन से सपना एमबीए करने का था। बस भाई हमारा तो था ही रहेगा बांग्लादेश। अमृत गुप्ता बिल्कुल बढ़िया से, बहुत बढ़िया बेटा, बांग्लादेश बिल्कुल सही। तो ये ट्रिक है, मेरा बचपन से सपना एमबीए करने का था। भाई हमारा तो बचपन रहे सपना ही रह जाएगा, आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसको याद करने का तरीका है कि सबसे पहले किसकी सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? B1 बांग्लादेश। बिल्कुल राइट आंसर। क्योंकि अब बात की जाए तो ये जरूरी नहीं है बेटा कि शुरू के आपको 4 देश दे दे, लास्ट के 4 देश दे दे, 20 से कहीं से भी उठा के आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा किसकी लगती है? बांग्लादेश। दूसरे नंबर पर चीन का नाम आएगा। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। चौथे नंबर पर आपका नेपाल आएगा। फिर देखिए म्यांमार का नाम आएगा। म्यांमार, B4 भूटान, और सबसे कम किसकी आती है? आपकी अफगानिस्तान की। तो ये क्रम आपको याद रखना है कि मेरे बचपन से सपना एमबीए करने का था। तो एमबीए करने का था तो हम ये कह सकते हैं कि भाई सपना था, और उसमें सीमा सबसे ज्यादा किसकी लगी है? बांग्लादेश की लगी है। रीजन है कि इसका तट जो है वो कटा छटा है, और तट जब कटा छटा होगा और इस एरिया का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल सबसे ज्यादा निकलेगा। बिल्कुल राइट आंसर है बेटा अमित जी। आइए बेटा अमृता, गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है? और यह प्रश्न आपसे आईएएस प्री 2015 में आपसे पूछा गया था। एक बार जरूर बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कि इस प्रश्न का सही आंसर यह होगा गोलन हाइट्स। जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल राइट आंसर, आपने इतना एरिया दिया है, बिल्कुल सही आंसर। बात को जरा समझें, इसकी बात को जरा समझें, इसका सही आंसर क्या होगा जी? देखिए इसका बात करें तो इसका सही आंसर होगा मध्य पूर्वी भाग जो है, मध्य एशिया का जो मध्य पूर्वी भाग है, इसको इस नाम से संबोधित किया जाता है, जिसका एरिया लगभग देखा जाए तो इसका एरिया लगभग 1800
वर्ग किलोमीटर के आसपास बैठता है। इस एरिया को बोला जाता है आपका गोलन हाइट्स के नाम से संबोधित किया जाता था, और ये इजराइल के द्वारा इसके 2/3 भाग पर अधिकार ले लिया गया था। उस समय काफी चर्चा में ये रहा था। तो बिल्कुल राइट आंसर जो रहेगा वो आपका बी आंसर है कि गोलन हाइट्स के क्षेत्र मध्य पूर्व से संबंधित घटनाओं के संबंधित कभी कभी समाचारों में आता है। गोलन हाइट्स एक क्षेत्र है जो 1800 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह लेवांट का एक प्रदेश है। अंतरराष्ट्रीय रूप से गोलन हाइट्स सीरिया का अंग है, लेकिन इजराइल द्वारा 2/3 भाग पश्चिमी भाग पर अधिकार के तौर पर ले लिया गया है। ये इसका आंसर बनता है। और मैं कहता हूं बुक में आपको एक अलग से बॉक्स मिलेगा नॉलेज प्लस का, इसको देखिए समझिए। बिग गोलन हाइट्स दक्षिणी पश्चिमी एशिया का पहाड़ी क्षेत्र है। यह इजराइल, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया का विवादित क्षेत्र है। वर्तमान में वर्ष 1967 से पहले गोलन हाइट्स सीरिया का पार्ट था, लेकिन वर्तमान में यहां पर यहूदियों की 30 से अधिक बस्तियां और 20,000 लोग आकर बस गए हैं, इसलिए यह चर्चा में रहता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? बी आंसर है। नमस्ते बेटा रावत बेटा, नमस्ते। बताओ बेटा इसी बात पर अगले प्रश्न का यूपी लोअर पीसीएस 1998 का यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। भारत म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम बताना है। जो भारत है, भारत की अगर हम बात करें तो भारत का ये आपका 7 बहनों के नाम से प्रदेश को बोला जाता है। इनसे ये प्रदेश देश लगा हुआ है आपका म्यांमार, जिसको हम पहले से बर्मा के नाम से संबोधित करते थे। तो अब ये बताइए भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो क्या कहना चाहिए सीमा का निर्धारण करती है? तो फटाफट बताएंगे उसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। जी जल्दी से बताएं। देखते हैं इसका सही आंसर कौन देता है, किसका सही और सटीक आंसर ये वाला आंसर हो सकता है। जी अमृता गुप्ता का आंसर आया ए, खासी। खासी क्वेश्चन नंबर बेटा इसका गोरी खास बेटा। अगर इनकी बात करें यहां पर देखो ये खासी आंसर दे दिया, ये खासी नहीं दिया होता तो आंसर सही हो जाता। गोरी खासी जयंती की जो पहाड़ियां हैं बेटा वो मेघालय में है। वो कहां पर है? मेघालय में है। और मेघालय तो यहां आता है, आया ना? तो मेघालय यहां है, पूछा यहां म्यांमार का जा रहा है। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। सीमा का जो निर्धारण करती है अराकायनोमा पर्वत करता है, ये वाला पर्वत करता है, लेकिन इसके साथ ऑप्शन कौन सा दे दिया? खासी। ये ऑप्शन गलत है, इसका मतलब उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगी। उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगी। अगर ये वाला ऑप्शन यहां रखा होता तो आपका आंसर सही था। ये खासी जयंती की पहाड़ियां हैं जहां पर मानसून सबसे ज्यादा आता है। सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? मासिन राम में या चेरापूंजी में? मासिन राम में, तो उसी के आसपास का ये क्षेत्र है। अगर खासी ऑप्शन नहीं होता तो आंसर आपका सही था। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? डी। डी इसका बिल्कुल। अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की अगर हम बात करते हैं कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है बेटा? ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया में ये विश्व की अगर देखी जाए तो विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वतमाला है। चौथी सबसे लंबी पर्वतमाला के रूप में ये जानी जाती है। सबसे लंबी पर्वतमाला के रूप में इसको जाना जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया में अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में है। ये कौन से? क्वींसलैंड। क्वींसलैंड प्रदेश में ये है, जिस प्रदेश की राजधानी क्या है? ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन यहाँ की राजधानी है जहां ये पर्वत पाया जाता है। और अकाई पर्वत वगैरह ये सभी क्षेत्र आपके भारत के आसपास की क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मैं मानता हूं ये बात क्लियर हो गई होगी कि इसका आंसर क्या होगा बेटा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहां व्याख्या भी बात कर लेते हैं। आंसर इसका डी होगा। भारत म्यांमार के बीच वर्गीस अराकायनोमा पर्वत श्रेणियां दोनों सीमा का निर्धारण करती हैं। जो पूर्वी हिमालय का विस्तृत है, इस पर्वत श्रेणी मुख्य पहाड़ियों में नंगा येन या लुसाई पटकोई प्रमुख है। इस पर्वत श्रेणी की मुख्य चोटी का नाम माउंट विक्टोरिया है, जिसकी ऊंचाई इतनी है। खासी की पहाड़ी मेघालय राज्य में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। और भारत म्यांमार की सीमा का कोई भी यहाँ पर निर्धारण ये नहीं करती। तो सही आंसर क्या होगा आपका? क्लियर हो गया ना? कोई बात क्लियर है या नहीं क्लियर? एक बार बता दें। इस प्रश्न में जो डाउट था वो क्लियर हो गया? हो गया है तो एक बार यस कर देंगे सभी लोग कि हाँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे। देखते हैं सबसे पहले कौन देता है कि भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में
दिए गए म्यांमार के सीमावर्ती हैं। म्यांमार की सीमा से कौन कौन से और देश लगते हैं भारत और चीन के अलावा? जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का कि सही आंसर सर इस प्रश्न का ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा हो सकता है? जी जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। देखिए इसी बात को जरा समझे भाई, भारत और अगर हम बात करते हैं किसकी, चीन की, तो भारत और चीन की बात करें तो यहां पर अभी हम दर्रे पढ़ेंगे। तीन पानी दर्रा, यहां पर कौन सा पानी आता है, दर्रा है, तीन पानी दर्रा। ये तीन पानी दर्रा जो है ये चीन, भारत और म्यांमार को जोड़ता है, ठीक है ना। तो यह बात तो क्लियर होगी कि म्यांमार से आपका भारत और चीन तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा आपका थाईलैंड आएगा, लाओस आएगा, बांग्लादेश आएगा। तो ये बांग्लादेश देखिए इस जगह से टच होता है, थाईलैंड और लाओस इस जगह से टच होते हैं। तो यहां पर सही आंसर जो होगा वो आंसर आपका क्या रहेगा, डी रहेगा। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसकी जो सीमा जो लगती है उसका आंसर ये बनता है, ठीक है बेटा। तो देखिए बात को जरा समझेंगे, मैप के साथ पढ़ाई करें जा रहा, भारत और चीन के अतिरिक्त थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश के साथ म्यांमार देश की सीमा भी साझा होती है। म्यांमार की कुल स्थायी सीमा की बात करें जो 6523 किलोमीटर है, और इसकी कुल रेखा की बात करें 1384 मील या 2227 किलोमीटर बैठती है। और समुद्री सीमा बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार से लगी हुई है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा आपका, डी। और डी देखिए देखा जाए अमृता का आंसर आया, बहुत बढ़िया बेटा। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न आपसे झारखंड पीसीएस प्री 2013 में आपसे पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? चीन से कौन सा देश है जो नहीं लगता सीमावर्ती के तौर पर? जल्दी से बताएंगे कि भाई इसकी सीमा जो है वो चीन के साथ नहीं लगती। फटाफट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 कि 7 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर टाइप करके जवाब देंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर टाइप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, और 7 का आंसर क्या है जरा बताएं, सभी लोग बताएं जो हैं इस समय लाइव। जी बेटा देखिए, चीन की अगर हम बात करते हैं, जो चीन से 14 देशों की सीमा लगी हुई है। कितने देशों की? 14 देशों की सीमा चीन के साथ लगती है। अब 14 देशों की अगर सीमा लग रही है तो कंफर्म है कि यहां से क्वेश्चन बनना लाजमी बनता है। 7 का आंसर आया बेटा आपका डी। डी डी पे देखते हैं तो यहां बिल्कुल सही आंसर बुल्गारिया ही होगा, बिल्कुल राइट आंसर। बहुत बढ़िया। किसका आंसर आया है? अमृता गुप्ता का आंसर आया है, बिल्कुल राइट आंसर। कि यहां पर देखा जाए तो चीन की सीमा से कौन सा देश नहीं लग रहा? बुल्गारिया नहीं लग रहा। जबकि प्रश्न अगर यह पूछा जाए कि चीन के साथ सबसे ज्यादा सीमा, सबसे लंबी सीमा या सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगी हुई है, बॉर्डर किसका टच होता है, तो आंसर होगा मंगोलिया। मंगोलिया की सीमा सबसे ज्यादा लगती है, जिसकी लंबाई अगर देखी जाए तो 4677 किलोमीटर के आसपास बैठती है, जो सबसे ज्यादा है। अगर बात की जाए कि वो 14 देश कौन कौन से हैं, तो देखिए यहां बात कुछ समझेंगे। आंसर इसका बिल्कुल डी है। चीन के स्थलीय सीमा 14 देशों के साथ मिलती है, जिसमें तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, अफगानिस्तान है, आपका पाकिस्तान है, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, उत्तरी कोरिया, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान। चीन की देखिए सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? मंगोलिया के साथ लगती है, जिसकी लंबाई लगभग 4677 किलोमीटर के बैठती है। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है। यूपी पीसीएस, यूपी लोअर पीसीएस 2002 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। पंचशील घाटी अवस्थित है। पंचशील घाटी एशिया में कहां पर स्थित है? मिस्र में है, ईरान में है, अफगानिस्तान में है, या आप तुर्की में बताना चाहेंगे? तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। देखिए पंचशील घाटी की बात करेंगे तो बात होगी हिंदू कुश पर्वत की। किसकी बात होगी? हिंदू कुश पर्वत की बात होगी। हिंदू कुश पर्वत की बात करेंगे तो उसके आसपास ये पंचशील नामक घाटी पाई जाती है। पंचशील घाटी की अगर हम बात करेंगे तो ये घाटी आपके अफगानिस्तान के आसपास पड़ती है, तो इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में जो काबुल यहाँ की राजधानी है उसके नजदीक ये घाटी पाई जाती है। कौन सी? पंचशील घाटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? अफगानिस्तान। रावत, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड।
तो बिल्कुल राइट आंसर क्या है आपका, अफगानिस्तान बैठता है। बहुत बढ़िया आंसर दिया, सी होगा। पंचशील घाटी उत्तर मध्य अफगानिस्तान में अवस्थित है और ये राष्ट्रीय राजधानी काबुल से बिल्कुल नजदीक है और हिंदू कुश पर्वत के पास स्थित ये घाटी है, पंचशील घाटी। चलिए इसी बात पर आपके लिए अगला प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न है। आईएएस प्री 1994 और यूपी यूडीए एलडीए 2013 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तिब्बत के पठार की बात हो रही है और समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, जल्दी से बताएं। जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं सब मैप से रिलेटेड प्रश्न हैं, तो जल्दी से बताएंगे कि इसकी कितनी लगभग ऊंचाई बैठती है। तो यहाँ पर देखें तो तिब्बत की अगर हम बात करें तो तिब्बत का पठार समुद्र तल से ऊंचाई देखेंगे तो लगभग 5 किलोमीटर के आसपास बैठती है। तो समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई जो बैठती है वो लगभग 4875 है। 4875 मीटर कहेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन 5000 के आसपास आपका बैठेगा। जो ऑप्शन क्या है आपका, डी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर बनता है। तो बेहतरीन आंसर हो गया, वही गोविंद यादव जी का आंसर आया। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, 5 किलोमीटर। चलिए तो बात को जरा समझते हैं। आंसर आपने दिया कि सर आंसर इसका डी होगा। अब देखिए व्याख्या में समझते हैं कि तिब्बत के पठार समुद्र तल से औसत ऊंचाई देखी जाए तो लगभग 5 किलोमीटर है, या हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल देखा जाए 2.5 मिलियन वर्ग एरिया के आसपास आता है। और तिब्बत के पठार को देखिए किन किन नाम से जाना जाता है, चेंगतांग और किंगाई के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर, तिब्बत में। इसी तरह हम ये देख सकते हैं अंतर पर्वतीय पठार है और इसके उत्तर में क्युलुनसन और दक्षिण में देखा जाए हिमालय पर्वत स्थित है। इसी तरह तिब्बत के पठार उत्तर चीन की प्रसिद्ध मैदान सिड्डान, तारिम, बेसिन, टकलामका रेगिस्तान तथा चुंगारियन बेसिन के मध्य में स्थित है। तो इसका फिलहाल प्रश्न का आंसर क्या होगा आपका, डी आंसर होगा। बहुत बढ़िया बेटा, अमृता गुप्ता का आंसर आया, गोविंद जी का आंसर आया और रावत जी का आंसर आया। इसी बात पर आपके लिए यूपी पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न आपके लिए आया है और प्रश्न कह रहा है कि नोवी और कांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? नाम से ही क्लियर हो रहा है, नोवी और कांटो मैदान। ये मैदान कहां पर स्थित है, जल्दी से बताएंगे कि भैया ये वाले मैदान यहां पर स्थित है। जल्दी से बताइए इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा जी। ये उस जगह स्थित है जहां पर हमने पहले चर्चा करी थी कि उस देश की जनसंख्या को देखा जाए तो 30% जनसंख्या बुजुर्ग जनसंख्या की कैटेगरी में आती है और सबसे ज्यादा बुजुर्गों की संख्या वहां पर पाई जाती है, जो जिसकी चर्चा इससे पहले प्रश्न में हमने आपके साथ की थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखते हैं। रावत जी का आंसर आया है कि सर जापान होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो नोवी और कांटो मैदान की बात करेंगे तो आंसर भैया आपका ही सही है, जापान इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया बेटा, सी सी सी, बेहतरीन बात। इसी बात पर आते हैं तो बिल्कुल राइट आंसर होगा सर सी, कि नोवी और कांटो का मैदान कहां पर है, आपके जापान में स्थित है। कांटो मैदान जापान का सबसे तराई वाला मैदान है और यह देश का सबसे अधिक उत्पादक और आबादी वाला क्षेत्र है। इस मैदान की राजधानी टोक्यो में स्थित है। इस मैदान में जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो आती है। यह मैदान टोन, नाका और सगामी नदी द्वारा सिंचित किया जाता है। नोमी मैदान भी जापान का एक बड़ा मैदानी क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल 1800 वर्ग किलोमीटर है। इस मैदान का निर्माण लवी, किशो तथा नगारा द्वारा नदियों के द्वारा किया जाता है। ये दोनों मैदान कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अपना स्थान जापान में रखते हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी। जरा बताइए, राजस्थान प्री 2010 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वो कौन सा है? होन्सू का है, बोर्निया का है, क्यूबा का है या मेडागास्कर का है? तो जल्दी से बताएंगे कि सर इस प्रश्न का सही आंसर ये वाला ऑप्शन हो सकता है जी। जल्दी से फटाफट बताएं कि इसका सही और सटीक आंसर ये होगा जी। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कौन देता है। बिल्कुल, वीडियो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने विचार देके जाएंगे क्लास आज आपको कैसी लगी, और जल्दी से दीजिए इस प्रश्न का आंसर। तो बिल्कुल राइट आंसर की बात करेंगे तो हम ये कह सकते
ठीक, तो यहां बात करेंगे तो आप ये कहेंगे बेटा कि सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा बी। बी आंसर होगा बोर्निया। बोर्निया की बात करूं दक्षिण पूर्वी एशिया में ये द्वीप है। कहां पर है बेटा, दक्षिण पूर्वी एशिया का ये द्वीप है। दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप की अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के आसपास के आसपास। नमस्ते, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो कहां के आसपास का, दक्षिण पूर्वी एशिया के आसपास का देश है। ये मेडागास्कर की बात करेंगे तो मेडागास्कर आपका कहां पर है, अफ्रीका के नीचे का द्वीप है, जहां से मकर रेखा होकर गुजरती है। ठीक, तो फिलहाल प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, बोर्निया, जो आपका इंडोनेशिया के इर्द गिर्द बनता है। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका भी कि कालीमंतन बोर्निया द्वीप का अंग है। कालीमंतन दक्षिण पूर्वी एशिया बोर्निया द्वीप के उस भाग को कहा जाता है जो इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। इंडोनेशिया भाषा में पूरे बोर्निया को कालीमंतन कहा जाता है। बिल्कुल, वहां पर देखिए नई चीज आपको यहां पर मिल गई कि किसको अब इंडोनेशिया में किस नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक, इसी तरह हम देखें तो बोर्निया द्वीप को स्थानीय लोग कालीमंतन के नाम से पुकारते हैं और द्वीप के लिए इसको बोर्निया का प्रयोग वास्तव में यूरोप के उपनिवेश शक्तियों ने प्रारंभ किया था। तो पहले इसको हम इसी नाम से जाना जाता था, कालीमंतन के नाम से, लेकिन भारत जब यूरोपियन लोग आए तो उन्होंने क्या करा, उसको एक नाम दिया और तब उससे इसका संबोधित किया जाने लगा। बोर्निया द्वीप का 73% इंडोनेशिया में आता है और ये 5 प्रांत पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, उत्तरी और दक्षिणी कालीमंतन में विभाजित किया गया। मलेशिया का संप्रभुता वाला भाग 3 भागों में आता है जिनको सावाहा राज्य के नाम से जाना जाता है बेटा, सारावांग राज्य के नाम से जाना जाता है और लवुअन संघीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो बेटा प्रश्न का आंसर क्या हुआ आपका, डी आंसर बनता है, बी सॉरी। आइए अगला प्रश्न है बेटा आपके लिए यूपी पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है और देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देगा कि निम्नलिखित पूर्वीय द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। पूर्वीय द्वीपों का कौन सा समूह 3 देशों में विभाजित है। यूपी पीसीएस प्री 2010 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जरा बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। और अभी आपके साथ मैंने इसकी की है चर्चा, तो जल्दी से बताएंगे बेटा अमृता कि बेटा थैंक यू बेटा, जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनता है। अमृता जल्दी से बताइए, रावत जी बताएंगे बेटा, यादव जी बताएंगे और जल्दी से देंगे इसका सही आंसर कि सर इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। बिल्कुल सही आंसर दिया कि आंसर क्या होगा सर, बोर्नियो ही होगा, क्योंकि अभी अभी हमने इसके साथ चर्चा करी थी। अगर इसको देखा जाए तो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका इंडोनेशिया ही हो जाएगा और इंडोनेशिया को 5 द्वीपों के भाग से डिवाइड किया गया था। जबकि दूसरे की बात करेंगे तो इसके पड़ोस में आ जाएगा आपका मलेशिया, मलेशिया इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो पहला इंडोनेशिया हो गया, दूसरा मलेशिया हो गया और कितने देशों की बात हो रही थी, 3 देशों की, और तीसरा देश आपका हो जाएगा ब्रुनेई। तो ये 3 भाग इसके अंतर्गत आएंगे और इसका राइट आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा आपका, ए आंसर बनता है। बिल्कुल राइट आंसर कि सर आंसर जो रहा वो ए रहा कि बोर्नियो द्वीप पूर्वी द्वीप समूह का भाग है और ये 3 देश इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई देशों में प्रॉपर तौर पर बटा हुआ है। बोर्नियो द्वीप विश्व का तीसरा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। तो यह प्रश्न आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट बनता है कि विश्व का तीसरा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो बनेगा वो आपका कौन सा है, बोर्नियो है, जबकि विश्व का ये कौन सा है, तीसरा है जो आपका हिंद महासागर में आता है। सेलोविस द्वीप हिंद महासागर में तथा न्यूगिनी द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। जबकि तिमोर की बात करें दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री छोर के दक्षिणी भाग और तिमोर सागर के उत्तर में स्थित एक छोटा सा द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। तो आंसर क्या रहेगा बेटा आपका, ए आंसर रहेगा। प्रश्न पूछा गया है आईएएस प्री 1997 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है सुदूर उत्तर पश्चिम में आसे से लेकर पूर्व में पेरिस जल मध्य तक दूरी 5000 मील है जो लगभग उतनी है जितनी लंदन से बगदाद की। इस द्वीप समूह में 14000 द्वीप हैं। इनमें कुछ मात्रा विषुवतरेखीय क्षेत्रीय शैल है और अन्य कुछ विश्व के विशालतम द्वीप हैं। इस विवरण निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त बैठता है। ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को। वेस्ट इंडीज, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया,
यहां पर बात करेंगे सुदूर उत्तर पश्चिम। जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है कि इसका सही और सटीक आंसर ये वाला बनता है। यहीं पर क्लियर हो रहा है, सुदूर उत्तर पश्चिम के आस से लेकर पूर्व में पेरिस के जो जल संधि बैठती है वहां से 5000 मील। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका इंडोनेशिया दिया है अमृता ने। तो इंडोनेशिया की बात करें, बिल्कुल राइट आंसर होगा कि इंडोनेशिया में देखें तो इंडोनेशिया में लगभग 14,000 के आसपास द्वीप पाए जाते हैं, जो बिल्कुल यहाँ से भी पकड़ा जा सकता है कि 14,000 द्वीप। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका इंडोनेशिया। जैसे भारत में 247 द्वीप पाए जाते हैं, ऐसे इंडोनेशिया में लगभग इतने छोटे छोटे द्वीपों में माना जाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड बेटा। तो देखिए बिल्कुल राइट आंसर आपने दिया डी, कि दिए गए वितरण में इंडोनेशिया के संदर्भ में सर्वाधिक सटीक बोला गया है। इंडोनेशिया में 14,000 द्वीप है। इनमें बोर्नियो की बात करी, जो इसको हम कालीमंतन के नाम से जाना जाता था, यूरोप अंग्रेजों ने आकर इसका ये नाम दिया था। और ये सबसे बड़ा द्वीप है आपका एशिया का। सुमात्रा आएगा, जावा आएगा, बाली आएगा, पुलावेसी बड़े द्वीप है। इनके अतिरिक्त इंडोनेशिया अनेक छोटे छोटे द्वीप है। इंडोनेशिया एक पर्वतीय द्वीप और इस द्वीप में ज्वालामुखी शिखरों की संख्या भी सर्वाधिक मानी जाती है। कि ज्वालामुखी का देश के नाम से पूछा जाए तो हम किसको बोलेंगे, इंडोनेशिया को बोलेंगे। बोर्नियो में इंडोनेशिया के अतिरिक्त ब्रुनेई और मलेशिया दो अन्य देश के भाग भी इसमें शामिल किए जाते हैं। और इनको पूछा गया था कि 3 देशों को मिलाकर कौन से द्वीप का निर्माण हुआ था, तो वो आंसर रखेंगे वो कौन सा है आपका, ये ऑप्शन। तो फिलहाल प्रश्न का आंसर होगा डी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यूपी पीसीएस 3 2021 का प्रश्न है। इंडोनेशिया द्वीप समूह के पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम में इनको लगाना है। पश्चिम से पूर्व दिशा में लगाना है बेटा, ठीक है ना। पश्चिम से पूर्व दिशा में इनको लगाना है, मतलब हमें ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, तो इधर से इधर को लगाना है। पश्चिम से पूर्व की ओर द्वीपों का क्रम लगाना है। और क्रम क्या बनता है जरा बताइए। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, या ऑप्शन आपका डी होगा। तो कौन सा ऑप्शन बैठता है जल्दी से बताइए कि इसका सही और सटीक ऑप्शन ये वाला बैठेगा। क्योंकि इंडोनेशिया में लगभग 14,000 द्वीप पाए जाते हैं। और बड़े द्वीप कौन कौन से पाए जाते हैं जिनकी चर्चा मैं आपके साथ कर चुका हूं। इसको आप ऐसा समझिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको देखिए। अंडमान निकोबार के नजदीक आइए, और अंडमान निकोबार के नजदीक जब आएंगे निकोबार, तो निकोबार के नजदीक देखिए सबसे पहले कौन सा द्वीप आ रहा है। उसके आधार पर हम प्रश्न को पकड़ सकते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर ये होगा बेटा। जी जल्दी से आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए सही आंसर तो बेटा यही है, सुमात्रा इसमें भी दिया है, सुमात्रा, जावा, जावे, फिर आएगा बाली। तो बिल्कुल राइट आंसर जो होगा वो आंसर कौन सा होगा, बी। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखें किसने दिया बी आंसर, भाई रावत जी ने दिया, अमन ठाकुर ने दिया बेटा, अमृता गुप्ता ने दिया। राइट आंसर क्या है बेटा, इसका राइट आंसर होगा आपका बी, ठीक है ना। ठीक, आइए तो आप बात को जरा समझते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है आपका बी। इंडोनेशिया द्वीप समूह का पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम की बात करें तो सुमात्रा आएगा बेटा, जावा आएगा, बाली आएगा और लोम्बोक इसके अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है जहां पर 14,000 से अधिक छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। और उनमें पूछा जाए कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आंसर कौन सा होगा, बोर्नियो होगा। तथा जावा सबसे छोटा द्वीप है। इंडोनेशिया के अन्य द्वीप में बात करेंगे तो न्यू गिनी आ जाएगा, बोर्नियो आ जाएगा, सुलावेसी आ जाएगा, तिमोर आ जाएगा। हिंदू जनसंख्या वाले द्वीपों में इनको काउंट किया जाता है। आइए इसी बात पर हम आते हैं अगले ऑप्शन पर। और अगला प्रश्न है यूपी पीसीएस मेंस 2004 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया। निम्नलिखित द्वीपों में कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। कहां की बात हो रही है बेटा, दक्षिणी हिंद महासागर में कौन सा स्थित है, जल्दी बताएंगे। चागोस है, मॉरिशस है, मालदीव है, या सेशल्स इसके अंतर्गत आएगा। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो सकता है। जी फटाफट दीजिए आंसर कि सर इसका सही और सटीक आंसर ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा। बिल्कुल जल्दी से आंसर दें और वीडियो को लाइक कर देंगे बेटा बिल्कुल इसी बात पर। और बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 15 का
सही आंसर ये वाला ऑप्शन बनेगा। देखिए बात को जरा समझेंगे। बात की जाएगी तो दक्षिण हिंद महासागर की बात की जाए तो दक्षिण हिंद महासागर को बात करेंगे तो थोड़ा हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। हम थोड़ा सा विश्व को ले लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, और हम बात सिर्फ एशिया की करेंगे तो उसमें थोड़ा सा हम अफ्रीका को काउंट जरूर करेंगे, क्योंकि अफ्रीका को काउंट करना जरूरी है इसमें अगर देखा जाए। और इसके बाद अगर हम चलते हैं तो बाकी आपका भैया ये एशिया आ जाएगा जो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आते हैं बेटा बात को समझते हुए, बाकी हम बात नहीं कर रहे। यहां अगर देखें तो आप ऐसे समझें, एक है मॉरिशस, तो मॉरिशस कहां पर है? मॉरिशस लगभग यहां आ जाता है ना। सेशल्स कहां है? सेशल्स भी यहां पर है भाई। सेशल्स अफ्रीका में है, ये कहां पर है? अफ्रीका में है, और अफ्रीका का सबसे छोटा द्वीप है, सबसे छोटा द्वीप कह सकते हैं, सबसे छोटा द्वीप या सबसे छोटा देश भी बोला जाता है सेशल्स। और पूछा जा रहा है हिंद महासागर के बिल्कुल दक्षिण में कौन सा आएगा, तो सेशल्स जो है वो आपका यहां पर आता है। सॉरी, मान लीजिए ये सेशल्स है और इसके नीचे कौन सा है? मॉरिशस। तो राइट आंसर होगा मॉरिशस। अगर मॉरिशस ऑप्शन नहीं दिया होता तो फिर नीचे जो ऑप्शन दिया है मेडागास्कर, फिर आंसर होता मेडागास्कर, आंसर होना चाहिए था, लेकिन मेडागास्कर ऑप्शन में नहीं दिया है। मालदीव की बात करेंगे तो मालदीव आपका इस स्थान पर आ जाएगा, जबकि चागोस की बात करेंगे तो वो भी लगभग यहाँ के आसपास बैठता है। तो सही आंसर जो बनेगा वो आपका मॉरिशस बनेगा। मैं बात को समझ रहा हूँ कि ये सर आपका मॉरिशस हो गया, बिल्कुल दक्षिण की बात हो रही है, और ये आपका सेशल्स यहाँ पर बैठता है। और सेशल्स याद रखेंगे, सेशल्स कैसा है? अफ्रीका का सबसे छोटा देश काउंट किया जाता है। तो सही आंसर जो होगा वो आपका, बिल्कुल क्लियर बात आया ना। चलिए आइए तो अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, व्याख्या को जरा समझ लेते हैं। व्याख्या क्या कह रही है? व्याख्या ये कह रही है कि मॉरिशस द्वीप हिंद महासागर में स्थित है और इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। लुइस है। इस द्वीप में पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है और इसमें आधिकारिक भाषा कैसी? अंग्रेजी है। मॉरिशस की बात करें तो आप वहां वीजा के जाने के बिना वीजा के भी मॉरिशस आप घूमने जा सकते हैं, आधार कार्ड होना चाहिए। चागोस हिंद महासागर के मध्य में स्थित द्वीप है और डियोगो गोर्सिया इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग है। इसके अतिरिक्त मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जो लक्षद्वीप सागर में स्थित है। मालदीव की राजधानी की बात करें तो माले है, और सेशल्स द्वीप मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित द्वीपों की कैटेगरी में आते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? आपका सी आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न आपका है, यूपी पीसीएस प्री 2018 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्रीय दूरी में कितने किलोमीटर की कमी आई है? ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी डी, तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, कि इसकी सही और सटीक आंसर ये वाला बनेगा। देखिए स्वेज नहर की अगर हम बात करें तो स्वेज नहर की लंबाई अगर देखी जाए तो इसकी लंबाई लगभग 169 किलोमीटर बैठती है। इसकी लंबाई कितनी है बेटा? 169 किलोमीटर इसकी लंबाई। इसके बन जाने से क्या हुआ है, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इससे लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी क्या हो गई है? कम हो गई है। तो राइट आंसर जो होगा, रावत जी का आंसर आया बिल्कुल राइट आंसर। की आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर सर बी होगा, और बिल्कुल राइट आंसर सही है आपका सर, बी ही है। स्वेज नहर से बन जाने के कारण भारत और यूरोप के मध्य समुद्री दूरी की बात करें तो वो कितनी है? 7000 किलोमीटर की कमी इसमें हुई है। और इसकी लंबाई कितनी है? ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न आपसे यूपी पीसीएस प्री 2016 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? अब देखते हैं इसका सही आंसर कौन देगा, कि सर ग्रैंड टर्रे है, श्रीलंका है, जांजीबार है, या सुमात्रा इसके अंतर्गत आएगा। कि सही आंसर इसका कौन सा ऑप्शन बैठता है, कि
हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा? जी जल्दी से बताएं कि सर इस प्रश्न का सही आंसर ये होगा। तो ये बात तो क्लियर है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। अब बात आती है कि दूसरा सबसे बड़ा कौन सा। भाई बुरनई द्वीप की बात करें तो वो सबसे बड़ा द्वीप आपका आता है, जबकि दूसरे द्वीप की बात करेंगे तो श्रीलंका होगा इसका आंसर, कि श्रीलंका हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका बी आंसर बनता है कि हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बेटा? श्रीलंका है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, मेडागास्कर में आता है ये उस। इसके अतिरिक्त ग्रैंड टर्रे द्वीप का क्षेत्रफल इतना है, जंजीबार का क्षेत्रफल इतना है। उल्लेखनीय है कि सुमात्रा इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है, जो हिंद और दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। जहां पर इंडोनेशिया की बात करें तो वहां पर लगभग 14,000 द्वीपों की संख्या पाई जाती है, 14,000 प्लस। अगला आता है बेटा प्रश्न, आपको यह बताना है, ये प्रश्न आपसे यूपी यूडीए एलडीए 2013 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म बताने हैं कौन से दो बंदरगाह पाए जाते हैं? काहिर अलेक्जेंड्रिया, सुएज काहिरा, काहिरा पोर्ट सईद, या पोर्ट सईद सुएज। तो जल्दी से बताएंगे, प्रश्न अच्छा है क्वेश्चन, ये प्रश्न 2013 में आपसे पूछा भी गया है, तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या बन सकता है। जी जल्दी से आंसर दें कि सर इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा है, जल्दी से बताएं। देखिए बात को जरा समझें, अगर हम बात करते हैं सुएज के दोनों सिरों की बात करें तो इसके अगर हम बात करें तो वो आंसर होगा पोर्ट सईद और सुएज, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। एक सिरे पर सुएज नहर के दोनों सिरों की बात करेंगे तो एक तरफ आपका पोर्ट सईद है, दूसरी तरफ क्या है, ये आपका सुएज आता है। तो राइट आंसर क्या है आपका? डी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। रावत जी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर, सही है बेटा। तो यहां बात करें तो बिल्कुल सही आंसर बना सर डी होगा कि सुएज नहर के दोनों सिरों में बात करें तो युग्म पतन कौन से पाए जाएंगे? आपका पोर्ट और सईद सुएज पाया जाएगा। सुएज नहर का निर्माण की बात करें तो फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड लेस्टेटस ने की थी। इसकी देखरेख की बात करें तो 1869 से हो रहा है। और जल मार्ग के उत्तरी प्रवेश द्वार में कौन सा है? पोर्ट सईद। और दक्षिणी प्रवेश द्वार की बात करें तो सुएज पतन इसके अंतर्गत आता है। इसके उत्तरी भाग में मेजाला झील है, मध्य भाग में बात करें तो आपका तिमसा झील आती है, दक्षिणी भाग में बात करें तो आपकी टिवर झील इसके अंतर्गत आती है। 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने इस शहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो फिलहाल प्रश्न का सही आंसर जो होगा, जो दो पोत पतन आपसे पूछे गए हैं, एक का सईद नाम है और एक का सुएज है। बिहार पीसीएस प्री 2020 में यह प्रश्न आया और यूपी पीसीएस प्री 1991 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न आपसे और भी पूछा गया है, शायद 2018 के पीसीएस में भी यह प्रश्न आपसे आया था। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा कि सर इसका सही और सटीक आंसर ये होगा। जी ऑप्शन क्या है, जल्दी से बताएं कि कौन कौन से द्वीप इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए जापान की अगर हम बात करते हैं तो जापान 4 द्वीपों का समूह है, द्वीपों का समूह है। तो जापान में कितने द्वीप पाए जाते हैं भाई? 4 द्वीप पाए जाते हैं। भौगोलिक जापान का सबसे बड़ा द्वीप पूछा है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका होन्शु द्वीप है। होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा? ए होगा। इसके पश्चात अगर देखें तो ये पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? होक्काइडो। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा द्वीप आपका होन्शु है। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है बेटा? होक्काइडो आता है। होक्काइडो द्वीप समूह की बात करें तो तीसरे नंबर पर कौन आता है? क्यूशू आता है। और चौथे नंबर पर आपका शिकोकू द्वीप समूह इसके अंतर्गत आता है।
तो ये मानता हूं ये बात क्लियर होगी। बिल्कुल राइट आंसर दिया कि सर आंसर इसका क्या होगा, ए आंसर होगा। देखिए बात को समझेंगे, बात यह कह रही है कि आंसर तो सर ए ही है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्शु है जो इसका एरिया है। इसी द्वीप पर जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो भी इसी द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप हेकोडो द्वीप दक्षिणी एवं जापानी सागर के पूर्व में स्थित है। होन्शु की अगर हम बात करें तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप भी यही माना जाएगा। तो यहां से दो बातें आपको क्लियर हो गई कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये सबसे बड़ा द्वीप कहां का है, जापान का। और विश्व का देखा जाए तो ये विश्व का कौन सा है, 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। यह विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है और जापान के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र के साथ साथ कृषि क्षेत्र का विकास भी होन्शु द्वीप में हुआ है। मत्स्य पालन जापान का स्थान विश्व में प्रमुख है क्योंकि यहाँ पर दो समुद्री धाराएं आकर मिलती हैं, ठंडी और गर्म धाराएं, और वहां पर जो लवण बनता है वो लवण मछलियों को बड़ा टेस्टी लगता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मछली पालन यहाँ पर होता है। ऐसे ही आपका नॉर्थ अमेरिका में होता है। जापान के 4 द्वीपों से समूह के आधार पर बोला जाता है जापान को। होन्शु जो सबसे बड़ा है जिसका एरिया बेटा ये है। इसके पश्चात आपका हेकोडो द्वीप आएगा जिसका एरिया ये आता है, और क्यूशु द्वीप आएगा, और आपका शिकोकु द्वीप आता है। फिलहाल प्रश्न में ये पूछा गया कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आपका होन्शु है। आइए प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है यूपी बीईओ 2019 में ये प्रश्न और ROARO 2017 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम में इनको प्रदर्शित करिए, कि उत्तर से दक्षिण की तरफ में लिखना है, ऊपर से नीचे के क्रम में लिखना है। तो यह बात तो अब आपको क्लियर होगी कि जापान जो है 4 द्वीपों का समूह है। अब 4 द्वीपों के समूह में सबसे बड़ा कौन सा है यह भी क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर और चौथे। अब बात आती है उनको क्रम से लगाने की। तो क्रम के आधार पर देखेंगे कि पूछा यह जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण में लगाना है, तो उत्तर में सबसे पहले कौन सा आएगा जरा बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 20 का सही और सटीक आंसर ABCD में से ये होगा जी। जो अभी अभी आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे बेटा। जी तो 20 का आंसर देखें, रावत जी का आंसर आया है डी। अमृता का भी आंसर डी, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर देंगे तो बिल्कुल सही आंसर आ गया कि सर पहला जो आएगा उत्तर में वो कौन सा आएगा, हेकोडो। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, होन्शु। तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, शिकोकु, वेरी गुड। और फिर कौन सा आता है आपका, क्यूशु। तो ये जो आते हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है और इनका क्रम उत्तर से दक्षिण लगाएंगे तो राइट आंसर जो बनेगा वो आंसर आपका डी आंसर बनेगा। बिल्कुल सही आंसर दिया कि सर आंसर इसका डी है कि होक्काइडो, होन्शु, शिकागो, क्यूबा जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाए गए हैं और एशिया के पूर्वी भाग में ये स्थित है। यूपी ROARO मेंस 2021 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न यह कह रहा है बालकास झील निम्नलिखित देशों में किस में स्थित है। तो बालकास झील बतानी है कि यह झील किन देशों के मध्य किस देश में आती है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस या तुर्कमेनिस्तान में आएगी। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा जी, जल्दी से बताएं। जी देखते हैं सही आंसर कौन देता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 का देखिए, बलकास झील की अगर हम बात करें तो बलकास झील से खासियत यह है कि इससे कोई नदी निकलती नहीं है। इससे कोई भी नदी नहीं निकलती, लेकिन नदियां इसमें आकर गिरती हैं। नदियां इसमें आकर गिरती हैं। कौन कौन सी, ईली झील, ईली नदी है,
तो पहली नदी है इली, जो किस में आकर गिरती है? बलकाश झील में आकर गिरती है। दूसरी है आपकी आस्क, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आस्क झील बहुत पूछी जाती है कि आस्क झील कहां पर है। और तीसरी झील है, नदी है, उसका नाम है आपका लेप्सा। ये तीन नदियां हैं जो कहां जाकर गिरती हैं? अल्काश झील में, लेकिन इससे कोई नदी निकलती नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। और ये पूछा जाए कहां पर है तो सही आंसर होगा कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान में है, तो राइट आंसर होगा इसका आपका ए आंसर। और ए आंसर की बात करें तो रावत का भी आंसर सही है, रावत जी का, और आपका अमृता गुप्ता का भी आंसर सही है। वेरी गुड बेटा, तो बिल्कुल राइट आंसर है बेटा ए, बिल्कुल सही आंसर कि बलकाश झील कजाकिस्तान के पूर्व मध्य में स्थित है। और यह झील बलकाश आला पोल बेसिन समुद्र तल से देखा जाए 342 मीटर की ऊंचाई पर है तथा अरल सागर के पूर्व में स्थित है। इसमें देखिए ये नदियां आकर मिलती हैं और इस नदी से कोई भी नदी बाहर इससे नहीं निकलती। तो राइट आंसर जो हो वो आपका ए आंसर है, जो बिल्कुल राइट आंसर है। यूपी पीसीएस प्री 1992, राजस्थान प्री 1999 और बिहार पीसीएस प्री 1993 का ये प्रश्न आपके सामने। स्वेज नहर जिनको जोड़ती है वो कौन से है? गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वेज नहर पर यह शायद तीसरा प्रश्न है आज आपके लिए। और इस तरह से प्रश्नों को डिजाइन किया गया है आपके लिए इस बुक में कि क्वेश्चनों को रिपीट नहीं किया गया, लेकिन इस तरह से रखा गया कि अगर प्रश्न वहां से अगर आ जाए तो फिर वो आपका गलत नहीं होगा। और प्रश्न बाहर जाएगा कहां जब पूरा डिस्कशन यहां हो रहा है? तो जरा बताइए कि स्वेज नहर किनको जोड़ती है? ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा कि सर ये इनको जोड़ती है? बेटा काला सागर और काला सागर, तो काला सागर तो दूर दूर तक नहीं आता है ना, तो आंसर क्या होगा? लाल सागर और भूमध्य सागर। सर अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कशन किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो हुआ वो आंसर क्या हो गया आपका? सी आंसर है। बेहतरीन आंसर है बेटा, बिल्कुल सभी का आंसर सही है। तो यहां बात करेंगे तो आंसर हो गया सर सी कि स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और ये नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। इस नहर का निर्माण 1869 में हुआ था और 1956 में इसका क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था उपरोक्त राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न आपका आईएएस प्री 2022 में पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कभी कभी समाचारों में उल्लेखित सेंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तर रूप में प्रतिबंधित करता है? सामान्यतः यह माना जाता है कि वे दक्षिणी चीन सागर के आसपास किसी देश द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप है। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। वहां ताइवान को अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक स्थायी अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापित किया गया है। यद्यपि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने उन्हें अस्वाभाविक भूमि घोषित किया है, तथापि कुछ दक्षिण पूर्वी एशियाई देश उन पर दावा करते हैं। तो जरा बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि कौन सा प्रतिबंधित प्रॉपर तौर पर यह करता है, कि यह ऑप्शन इसके अंतर्गत होगा जी। क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 की देखें तो 23 का आंसर आपका रावत जी का आ गया। और बताइए क्या आंसर होगा बेटा? सभी लोग आंसर देंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर ये वाला ऑप्शन होगा। तो हम सेंकाकू द्वीप की बात करें तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन विषयों पर समुद्री जो विवाद होता रहता है उसको सेंकाकू द्वीप विवाद के नाम से जाना जाता है। और इसका कुल क्षेत्रफल देखा जाए, इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 7 किलोमीटर है। इस 7 किलोमीटर पर विवाद चल रहा है और काफी समय से चल रहा है। तो राइट आंसर होगा, अमृता का भी आंसर सही है। वेरी गुड बेटा। तो देखिए बात को जरा समझेंगे कि व्याख्या होगी अभी सर आंसर सही है कि समाचारों में उल्लेखित सेंकाकू द्वीप विवाद का देखा जाए तो बी प्रॉपर तौर पर सही है। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में सेंकाकू द्वीप के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। ये पूर्वी चीन सागर में निर्जन द्वीपों का एक समूह है जो जापान के द्वारा प्रशासित है। इसे चीन में डियामू द्वीप समूह तथा हांगकांग में तियायुतई द्वीप के नाम से जाना जाता है।
इसका कुल क्षेत्रफल कितना है बेटा? सिर्फ 7 वर्ग किलोमीटर है। इस पर जापान और चीन दोनों का दावा रहता है। चीन इसे अपना ताइवान का क्षेत्र मानता है। जापान का कहना है ये नानसेई सोटो द्वीप का हिस्सा है। इसलिए इस पर जापान का दावा यह है कि इस क्षेत्र पर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण तथा यहाँ के तेल के विशाल भंडार पर विद्यमान होना किसका अधिकार बनता है? आपके जापान का बनता है। बिहार पीसीएस प्री 2011 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, तकलाम कान मरुस्थल कहां पर स्थित है? पश्चिमी एशिया में, अफ्रीका के सहारा के दक्षिणी किनारे पर, दक्षिणी अमेरिका में, या आपका मध्य एशिया इसका आंसर होगा। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर देंगे बेटा कि प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, किसका सही और सटीक आंसर? जी, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 की बात करते हैं। 24 की बात करें तो ये मरुस्थल जो है, पहले हमें यह समझना होगा कौन से देश में आता है। इस मरुस्थल की बात करें तो सिसिजांग प्रांत, सिसिजांग प्रांत, और ये प्रांत कहां पर आता है? आपका चीन में आता है। और चीन की बात करें तो चीन की पोजीशन कहां आएगी? आपके मध्य एशिया के अंतर्गत आएगी। तो राइट आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा? आपका डी होगा। डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है बेटा? डी आंसर है कि ये मरुस्थल जो है मध्य एशिया में स्थित है। इसका अधिकांश भाग चीन द्वारा नियंत्रित सिजियांग प्रांत में है, और दक्षिण में कुनलुन पर्वत श्रृंखला, पश्चिम में पामीर पर्वतमाला, और उत्तर में तियानशान पहाड़ियों द्वारा घिरा हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल इतने वर्ग किलोमीटर है। इसमें तारिम द्रोणी भी शामिल है। इसके उत्तरी और दक्षिणी छोर पर देखें तो रेशम मार्ग की 2 अलग शाखाएं निकलती हैं। पिछले कुछ वर्षों से इस मरुस्थल का विस्तार इस रेगिस्तान में देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंतर्गत उपजाऊ क्षेत्र भी आते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो आंसर क्या है? आपका डी। और डी देखिए, अमृता का भी आंसर सही है, विजय का भी आंसर सही है बेटा, और आपका रावत जी का भी आंसर सही है। इसी बात पर सभी लोग आंसर देंगे कि प्रश्न आपके सामने है। यूपी पीसीएस प्री 2021 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में, इस द्वीप की बात हो रही है बेटा, सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लगता है? जरा बताएंगे। ये ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। इसे वर्ष 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामांकित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है ABCD। जरा बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? कि सर ये वाला ऑप्शन जो बैठता है, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, या आपका ऑप्शन डी इसके अंतर्गत आएगा? जी जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 25। जल्दी से आंसर दें कि सर इस प्रश्न का सही आंसर ये ऑप्शन बैठेगा। देखिए बात को जरा समझ। सोकोत्रा द्वीप समूह की बात करें तो सोकोत्रा द्वीप की बात करें तो विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के तौर पर देखा जाए तो यूनेस्को द्वारा 2008 में इसे शामिल किया गया था। और ये कहां पर है? ओमान का एक द्वीप है। ये बात भी सही है, तो हम ये कह सकते हैं दोनों ही बातें बिल्कुल सही बैठती हैं। तो राइट आंसर जो बनेगा, सॉरी, ओमान द्वीप का एक हिस्सा है। ओमान द्वीप का ये हिस्सा नहीं है। इसे वर्ष 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया था। ये किसका हिस्सा नहीं है? ओमान का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर क्या होगा इसका? ये होगा। ये किसका है? ओमान का हिस्सा नहीं होकर ये हिस्सा बनता है आपका सोकोत्रा द्वीप का। किसका है? सोकोत्रा। सोकोत्रा द्वीप है ये द्वीप आपका ओमान के अंतर्गत नहीं आता। ये आपका देखा जाए तो गोरतापुई चैनल है। गोरतापुई चैनल के आसपास का जो क्षेत्र है उसके नाम पर यह जाना जाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? बी आंसर रहेगा। बात को जरा समझेंगे बेटा। राइट आंसर होगा बी कि सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में देखा जाए तो सेकंड स्टेटमेंट ही आपका सही है। 2008 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व प्राकृतिक स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। यूनेस्को के अनुसार यह स्थल अपनी जैव विविधता के कारण क्या है? महत्वपूर्ण होता है, जिसमें वनस्पतियों जीवों की विविधताएं भी यहाँ पर शामिल होती है।
इसी तरह देखें तो सोकोत्रा द्वीप का कुल क्षेत्रफल इतने वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या यहाँ पर 60,000 है। जून 2020 में अलगाववादियों द्वारा सोकोत्रा द्वीप पर अधिकार कर लिया गया था और इसके गवर्नर को वहां से हटा दिया गया था, क्योंकि सोकोत्रा द्वीप अरब सागर और गोर्दाफुद चैनल के बीच हिंद महासागर में स्थित है और ओमान का द्वीप यहाँ नहीं आता, बल्कि यमन के नियंत्रणाधीन सोकोत्रा को देखा जाए तो एलियन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो फिलहाल प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा बी। विजय जी का आंसर सही है, रावत जी का आंसर सही है, अमृता गुप्ता का आंसर सही है। वेरी गुड बेटा। आइए इसी बात पर अगला प्रश्न आपसे है। IAS प्री 2022 का ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बेटा आप गलत नहीं होना चाहिए इस द्वीप को लेकर अगर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस द्वीप को लेकर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो कंफर्म है कि इस पर हम बहुत ज्यादा चर्चा आज की भी है हमने। ये 3 देशों में विभाजित है। बोर्नियो मूल रूप से पूरी तरह से ज्वालामुखी नहीं है, इसकी उत्पत्ति अग्नेय चट्टान एवं ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। तो जरा बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? जी जल्दी से फटाफट दें कि क्या आंसर होगा। जी जल्दी से बताएं। देखिए बात को जरा समझें भाई। देखो ये 3 देशों में विभाजित है, ये बात तो आप ये मान के चलिए 100% सही बैठती है। 3 देश कौन कौन से हैं? कल अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। कौन से? इंडोनेशिया। पहला कौन सा है? इंडोनेशिया, जिसको हम अभी पढ़ेंगे, इंडोनेशिया के बारे में पढ़ेंगे, एशिया में जब पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। दूसरा कौन सा है बेटा? मलेशिया। तो आपका ये बोर्नियो द्वीप कितने देशों से मिलकर बना है? 3। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया और तीसरा कौन सा है आपका? ब्रुनेई। ठीक, तो ये बात तो क्लियर है। ये पूरी तरह से ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, इसकी उत्पत्ति अग्नेय चट्टान ज्वालामुखी निक्षेप से हुई है। नहीं जी, ये पूर्ण रूप से देखा जाए तो क्या है? ये पर्वत श्रृंखला है। ये पूरी तरह से देखा जाए तो पर्वतीय द्वीप के नाम से इनको हम जानेंगे कि ये कैसा है, पर्वतीय द्वीप है, तो ना कि ये ज्वालामुखी निक्षेप से बना है। तो ये सेकंड वाला आपका गलत बनता है। तो राइट आंसर जो बनेगा वो आंसर क्या रहेगा? ए आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। थोड़ा लाइट इशू है बेटा, थोड़ा सा है ना, एडजस्ट कर लेंगे। साइड लाइट प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं। आप क्लियर दिखाई दे रहा है? एक बार स्पष्ट कर दें मुझे कि हाँ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई इशू नहीं है। एक बार यस कर दीजिए सभी लोग कि पढ़ने में आ रहा है। बिल्कुल चेहरा दिखाई दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पढ़ने में आ रहा है या नहीं आ रहा है इतना मुझे बता दें। एक बार सभी लोग यस कर दीजिए कि हाँ जी पढ़ने में आ रहा है। तो चलिए यहाँ की बात करेंगे तो इसका सही आंसर क्या था? वो आपका आंसर ए आंसर आएगा। बिल्कुल राइट आंसर है बेटा ए, कि दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में देखा जाए तो पहला ही कथन प्रॉपर तौर पर आपका सही बैठता है। बोर्नियो विश्व का तीसरा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और ये इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई में विभाजित है। भौगोलिक रूप से ये जावा के उत्तर में, सोलावेसी के पश्चिम में और देखा जाए तो सुमात्रा से पूर्व में स्थित। बोर्निया का लगभग 73% क्षेत्र किसमें आता है? इंडोनेशिया में आता है। बोर्निया सेलिविस द्वीप के मकस्तार जल संधि द्वारा अलग होता है और सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये एक पर्वतीय द्वीप के अंतर्गत आएगा। तो इसका देखा जाए तो सही आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा? ठीक, आइए अगला प्रश्न है आपके सामने। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2009 में पूछा गया है, बिहार पीसीएस प्री 1992 में और यूपी पीसीएस प्री 1993 में ये प्रश्न आपके लिए आया है। प्रश्न कह रहा है कि गोभी मरुस्थल किस देश में स्थित है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछ लिया गया भाई। मैक्सिको, सोमालिया, मिस्र या मंगोलिया? तो इसका आंसर तो हम दे देंगे सर, क्योंकि इतना तो हमें पता है कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा?
जी, देखिए बात को जरा समझ। गोबी मरुस्थल की अगर हम बात करेंगे तो गोबी मरुस्थल आपका कहां पर है बेटा? मंगोलिया। तो सही आंसर क्या होगा? मंगोलिया होगा। और ये देखा जाए तो विश्व का पांचवा सबसे बड़े मरुस्थल में इसको काउंट किया जाता है कि विश्व का ये कौन सा है? पांचवा सबसे बड़ा मरुस्थल है और एशिया में बृहत मरुस्थल की कैटेगरी में ये आता है। ठीक है ना? तो तो राइट आंसर क्या होगा आपका? आपका मंगोलिया मतलब डी। ये मर, और एशिया के विशाल मरुस्थल है। इस प्रकार ये शीतोष्ण मरुस्थल है और इसका अधिकांश भाग रेतीले न होकर चट्टानी है। गोबी मरुस्थल वर्षा की मात्रा करें तो इतने मिलीमीटर आती है और अधिकांश वर्षा यहाँ गर्मियों के मौसम में पाई जाती है। तो सही आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा आपका? डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। यूपी पीसीएस मेंस 2015 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। दस्त ए लूट अवस्थित है ईरान में है, लीबिया में है, केनिया में है आपका, या नाइजीरिया में होगा? तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन इसका सही आंसर देता है। देखिए, दस्त ए लूट की बात करें तो ये एक रेगिस्तान है। ये क्या है? ये एक आपका रेगिस्तान है। अब बात आती है कि ये रेगिस्तान कहां पर है। तो ये रेगिस्तान कहां पर है? आपका ईरान में। तो राइट आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा आपका? ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है ना? और देखा जाए तो विश्व का 27वां बड़ा मरुस्थल है। तो व्यास की बात करेंगे तो दस्त ए लूट ईरान में स्थित है। लूट डेजर्ट है जिसे दस्त ए लूट के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़ा रेगिस्तान है। इसमें केमान, सिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान के प्रांतों भी शामिल किया जाए। विश्व का 27वां बड़ा रेगिस्तान है। 17 जुलाई 2016 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया और इस रेगिस्तान की रेत की सतह का तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, जो विश्व के सबसे गर्म मरुस्थलों में से एक माना जाता है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? आंसर आपका ए आंसर है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यूपी पीसीएस प्री 2022 में पूछा गया है। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? काराकुम मरुस्थल बताइए किस देश में आपका स्थित है? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान या तुर्कमेनिस्तान इसके अंतर्गत होगा? तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। जी जल्दी से बताएं। देखिए काराकुम मरुस्थल, तो काराकुम मरुस्थल में अगर हम काराकुम की बात करें कि काराकुम का मतलब क्या होता है, तो काराकुम का मतलब होता है काली रेत। क्या मतलब होता है? काली रेत। तो काली रेत का मरुस्थल कहां पाया जाता है? तो आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। और तुर्कमेनिस्तान को देखा जाए तो तुर्कमेनिस्तान का लगभग 70% भाग कैसा है? 70% भाग इसका रेगिस्तानी भाग है। तो 70% भाग इसका रेगिस्तान है और यहाँ पर कैसा रेगिस्तान पाया जाता है? काला रेगिस्तान पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। बिल्कुल राइट आंसर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहां पर देखा जाए तो बेटा बिल्कुल राइट आंसर दिया। किसने दिया बेटा? आपका रावत जी ने आंसर दिया, अमृता ने भी आंसर दिया। वेरी गुड बेटा। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है और इसके क्षेत्रफल की बात करें, इतना क्षेत्रफल तुर्कमेनिस देश का 70% भाग रेगिस्तान में आता है। इस शब्द के अर्थ की बात करें तो काली रेत बोला जाता है। यहाँ आबादी बहुत घनी है। औसत 6.5 प्रति वर्ग किलोमीटर है एक व्यक्ति मिलता है। मतलब 1 किलोमीटर में लगभग 6.5 व्यक्ति के आसपास हम मान सकते हैं। ठीक है ना? काराकुम कैस्पियन सागर के पूर्व में और अरल सागर के दक्षिण में थे। यहाँ वर्षा 10 वर्षों में एक बार होती है, क्योंकि यहाँ की बात से क्लियर हो रहा है कि काली मिट्टी, बिल्कुल भौगोलिक स्थिति को पढ़ेंगे तो वहां पर और अच्छा क्लियर हो जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस 2006 की अगर हम बात करते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है जरा बताएंगे। सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, यांग टीसी नदी है या हुआंग हो नदी इसके अंतर्गत होगी? तो जल्दी से बताएंगे कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। जी जल्दी से बताएं बेटा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। हाँ बेटा अमृता 29 का डी बिल्कुल सही। अब बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा जो प्रश्न आपके सामने है। देखिए एशिया की सबसे बड़ी अगर नदी की बात करेंगे तो एशिया की सबसे बड़ी नदी कहां पाई जाती है? आपकी चीन में पाई जाती है। चीन में ये नदी जो पाई जाती है, ये नदी कहां से निकलती है? सबसे पहला प्रश्न बनता है
चीन से जो नदी निकलती है, जिस पर्वत से ये नदी निकलती है, उस पर्वत का नाम है जिकांग पर्वत। जिकांग पर्वत से एक नदी निकलती है, और जिकांग पर्वत से जो नदी निकलती है उस पर्वत नदी को बोला जाता है यांगटीसी नदी। यांगटीसी नदी की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर लंबी ये नदी है। तो हम ये कह सकते हैं कि चीन में पाई जाती है विश्व एशिया की सबसे लंबी नदी, जो जिकांग पर्वत से निकलती है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर के आसपास बैठती है। और यह नदी यहां से निकलती है जिकांग पर्वत से 63 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के बाद चीन सागर में जाकर यह गिर जाती है। कहां गिर जाती है भाई? चीन सागर में ये क्या करती है? अपना अस्तित्व खत्म कर देती है। तो राइट आंसर फिलहाल इस प्रश्न का क्या होगा? यांगटीसी। यांग इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कि सही आंसर सर इसका सी होगा। यांगटीसी नदी या यांगटीसी क्यांग नदी के नाम से जाना जाता है, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ चीन की नदी है और इसकी लंबाई वगैरह जो है वो इतने इतने किलोमीटर है, और यहाँ आकर ये गिर जाती है। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रभावित होती है? दक्षिण की ओर जो नदी चलती है वो कौन सी नदी है? ऑप्शन है आपके सामने आमूर, लीना, ओब या साल्वीन इसके अंतर्गत होनी चाहिए। तो फटाफट बताएंगे इसमें कौन सी नदी इसके अंतर्गत आएगी जो नदी दक्षिण की ओर चलती है? जल्दी से बताएं कि इसका सही आंसर। जी जल्दी से बताएं बेटा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा है? 31। 31 का आंसर देंगे कि 31 का सही और सटीक आंसर ये ऑप्शन बनेगा। देखिए, एशिया की नदियों में बात करें कि जो नदी दक्षिण की ओर जाकर गिरती है, उस नदी की बात करेंगे तो बात करेंगे साल्वीन नदी की, कि साल्वीन नदी है जो दक्षिण की ओर जाकर प्रभावित होती है। इस नदी की बात करें तो तिब्बत के पठार से ये नदी निकलती है। कहां से निकलती है बेटा? याद रखना, तिब्बत के पठार से ये नदी निकलती है। और ये पठार से निकलकर ये नदी लगभग इसकी लंबाई की बात करें, जो यात्रा करके दक्षिण की ओर जाकर गिर जाती है, लगभग 2815 किलोमीटर की ये यात्रा करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साल्वीन नदी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए बात को जरा समझेंगे। बिल्कुल राइट आंसर क्या है? डी, कि साल्वीन नदी दक्षिण एशिया की एक महत्वपूर्ण नदी है, जो दक्षिण की ओर क्या होती है? प्रभावित होती है। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और मर्तवान की खाड़ी में मिल जाती है। इसका प्रभाव क्षेत्र देखें, चीन, म्यांमार, थाईलैंड में। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2815 किलोमीटर। आमूर नदी जो है वह रूस की विश्व की 10वीं सबसे लंबी नदी है, और यह नदी रूस के देखा जाए कि सुदूर पूर्व में स्थित पूर्वोत्तर चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर प्रभावित है। मतलब ये कह सकते हैं कि आमूर नदी जो है, ये नदी चीन और रसिया की क्या करती है? सीमा बनाती है, और टार्टर स्ट्रेट में जाकर ये प्रॉपर तौर पर गिर जाती है। इसी तरह लीना नदी की बात करें तो साइबेरिया क्षेत्र की प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम स्थल क्या है? बैकाल पर्वत जो रूस में है, और ये नदी आर्कटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। जबकि ओवन नदी की बात करें तो उत्तर एशिया की पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थल देखा जाए तो अल्ताई पर्वत से यह निकलती है, और विया एवं कातून नदी के संगम में जाकर ये मिल जाती है। नदी में इसका संगम होता है। ये नदी उत्तर की ओर बहती हुई काले सागर की ओब पहाड़ी में मिल जाती है आगे जाकर। तो राइट आंसर जो है इस प्रश्न का, वो आंसर आपका क्या है बेटा? डी आंसर। आईएएस प्री 2004, झारखंड पीसीएस प्री 2011 में ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि एशिया की विशालतम नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती? मेकांग नदी की बात की जा रही है कि मेकांग बहुत सारे देशों में होगा, शायद बहती होगी। तो वो कौन सा देश है जिसमें ये नहीं बहती? चीन, कंबोडिया, मलेशिया या लाओस की बात करें। जब चर्चा आपके साथ जब चीन की होगी तो चर्चा हमेशा हम 14 देशों की करेंगे कि 14 देश वो कौन से देश हैं जो ये चीन से आपसे लगे हुए हैं। उसके आधार पर हम इसका आकलन कर सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बताएंगे कि एशिया की जो नदी है मेकांग नदी, वो किन देशों से होकर नहीं बहती? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं भाई, कौन से? 4 ऑप्शन। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका बेटा बस 5 मिनट और, ठीक है ना? 5 मिनट और दे दीजिए मुझे। ये 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, 40 तक, ठीक है ना? इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो मलेशिया इसका आंसर होगा, कि मलेशिया में ये जाकर नहीं बहती, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर आपका बी होगा। कि व्याख्या की बात करें तो बी होगा कि एशिया की विशालतम नदी में मेकांग नदी मलेशिया में नहीं बहती। मेकांग नदी तिब्बत से निकलकर थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम,
में प्रभावित होते ही दक्षिण चीन सागर में अपना मुहाना बनाती है। इसकी लंबाई देखी जाए तो 4350 किलोमीटर है और संसार की 12वीं तथा एशिया की 7वीं सबसे लंबी नदी। इसका प्रभाव क्षेत्र देखा जाए तो 7,95,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास बैठता है। राइट आंसर जो होगा वो आंसर क्या बनेगा आपका? बी आंसर होगा। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है झारखंड पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया है। एशिया की विशालतम नदी मैकांग नदी डेल्टा बनाती है, कहां बनाती है? तो ऑप्शन आपके सामने, चीन में, वियतनाम में, कंबोडिया में या लाओस में बनाती है। भाई डेल्टा कौन सी नदी बनाएगी? डेल्टा वह नदी बनाएगी जो ज्यादा लंबी यात्रा करेगी। तो याद रखना, विश्व में जितनी भी लंबी नदियां हैं वो सभी की सभी क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। तो डेल्टा का निर्माण ये कहां करती है? तो इसका आंसर होगा वियतनाम। कहां बनाती है? डेल्टा बनाती कहां पर है ये? वियतनाम के पूर्वी तट पर बनाती है। तो वियतनाम में बनाती है और वियतनाम के पूर्वी तट पर ये क्या करती है बेटा? डेल्टा बनाती है। तो राइट आंसर जो होगा वो आंसर आपका क्या होगा बेटा? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बैठता है। व्याख्या में देखा जाए तो बी आंसर है। एशिया की विशाल नदी मैकांग वियतनाम के पूर्वी तट पर डेल्टा का क्या करती है? ये निर्माण करती है। और यहां पर देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी में मैकांग नदी है और जिसे दक्षिण पूर्वी एशिया में डैन्यूब या दक्षिण पूर्वी एशिया में कहा जाए तो गंगा भी इसको कहा जाता है। ये चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, लाओस की सीमा भी बनाती है और आगे प्रभावित होकर दक्षिण पूर्वी अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा जाए तो ये आगे जाकर चीन सागर में प्रॉपर तौर पर मिल जाती है, खत्म हो जाती है। फिलहाल प्रश्न का आंसर आपका बी है। प्रश्न कह रहा है आईयूपी पीसीएस प्री 2015 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या है? एशिया में अंततः स्थलीय अपवाह के बृहत क्षेत्र है, ऐसा क्या है? वर्षा मौसम और अल्प है, इसमें अनेक अंतर पर्वतीय पठार है, नदी प्रणाली प्रवाह में बाधित है, ये अति बृहत महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 34 का आंसर क्या होगा? इसमें अनेक अंतर पर्वतीय पठार पाए जाते हैं, अंतर स्थलीय प्रवाह के क्षेत्र के तौर पर देखा जाए तो अनेक अंतर पर्वतीय पठार इसके अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसका सही आंसर जो बनेगा वो आंसर क्या बनेगा? बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। की बात करेंगे तो व्याख्या में कहेंगे बी आंसर है। एशिया में अंतर स्थलीय प्रवाह की बात करें तो क्योंकि एशिया महाद्वीपों में अनेक अंतर पर्वतीय पठार पाए जाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण पठार आपका तिब्बत का पठार है, एशिया माइनर का पठार है, ईरान का पठार है, अनातोलिया का पठार इसके अंतर्गत आता है। इस प्रारूप के कारण नदियों के अपवाह प्रतिरूप का विकास केंद्र की ओर अभिमुख हो जाता है और नदियां चारों ओर से आकर इस गड्ढे में गिरती हैं और अनेक नदियां अपने मुहाने पर पहुंचने से पहले ही धरातल में छिप जाती हैं और इसे अंतर्देशीय प्रभाव रूप भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर क्या है आपका? बैठता है बी आंसर। यूपी पीसीएस मेंस 2008 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। वह देश जो अरिये अफवाह का उदाहरण है, अरिये अफवाह का उदाहरण है वो कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, श्रीलंका है या जेरे इसके अंतर्गत आएगा? तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर जी, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका 3। अरिये अफवाह का मतलब होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत सारी नदियां एक ही जगह आकर गिर जाती हों, जहां पर बहुत सारी नदियां एक ही जगह आकर गिर जाती हो, तो उसकी बात करेंगे तो आंसर क्या होगा आपका? श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीलंका होगा। तो बात करें तो श्रीलंका इसके अंतर्गत आएगा और इसका आंसर जो बनेगा वो सी बनेगा। मैं आशा करूंगा आज आपको काफी कुछ चीजें मैं क्लियर कर पाया हूँ। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, अपने साथियों को बताएंगे और जो भी कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है वो सब इस बुक के द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना? तो इस बुक को अपने पास जरूर रख कर बैठेंगे आप, ताकि तैयारी आप बेहतर और अच्छी कर पाए। चलिए कल मिलते हैं अपने टाइम पर। क्लास कैसी लगी अपने विचार जरूर रखते हुए जाएंगे और अपने साथियों को बताएंगे। धन्यवाद।